हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूं 7 इंपॉर्टेंट टर्म्स जो क्रिप्टो से जुड़ी हुई हैं, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। बहुत जल्दी कवर करते हैं दोस्तों, प्रीलिम्स बहुत नजदीक आ चुका है। सबसे पहला दोस्तों, इसको कहते हैं डेफाई। डेफाई का मतलब क्या हुआ दोस्तों? डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। दोस्तों, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का मतलब होता है कि जैसे आप नॉर्मल अपना फाइनेंस इमेजिन कीजिए कि आप आरबीआई कुछ करेंसी प्रिंट कर रहा है एंड आरबीआई करेंसी प्रिंट करके बैंक तक पहुंचा रहा है एंड जो नोट असली है नकली है वो कौन डिसाइड कर रहा है? आरबीआई। ठीक है, ऐसे ही डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस होता है कि कोई सेंट्रलाइज कोई अथॉरिटी नहीं है, एक ऑल्टरनेटिव एक फाइनेंस का पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है। क्रिप्टो करेंसीज इसको शुरू किया, लेकिन फाइनेंस का सिस्टम जहां पर आप उधार ले सकते हैं, आप पूरा पैसा जमा करा सकते हैं, लेकिन जो आपके एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे आरबीआई या सेबी, यूएसए में देखें तो वहां पे पैरेलल जो इंस्टीट्यूशंस रहेंगे, उनके बियॉन्ड, ठीक है, उनके बियॉन्ड की असली करेंसी है या नकली करेंसी है वो आरबीआई डिसाइड नहीं कर रहा, पूरा का पूरा एक जो यूजर्स की कम्युनिटी डिसाइड कर रही है कि क्या चीज असली है, क्या चीज नकली एंड कौन सी ट्रांजैक्शन कैसे करनी है। ठीक है दोस्तों, इंटरमीडियरीज पूरे फाइनेंस में ये कम कर देता है एंड जो ट्रेड करना है, ट्रांसफर, बोरो, लेंडिंग कुछ भी करनी है, कंप्यूटर कंट्रोल पूरी मार्केट है। अगर आप इसका एक बार डायग्राम देखें, जो हमारा ट्रेडिशनल फाइनेंस सिस्टम होता है उसमें प्राइमेसी रहती है एक सेंट्रल एक इंस्टीट्यूशन की, सरकारी इंस्टीट्यूशन की, जो आपके सारे जो जितने भी बाकी चीजों से कोऑर्डिनेट करवाता है। लेकिन जो डिसेंट्रलाइज है उसमें सिर्फ यूजर्स हैं दोस्तों, सिर्फ उसमें यूजर्स हैं, यूजर्स ही आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं एंड यूजर्स ही ऑथेंटिकेट कर रहे हैं कि कौन सी चीज कितनी जो जायज है, वैलिड है, या फिर वो चीज जो नहीं वैलिड लग रही, इसको हम जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम में बोलते हैं कि इसको पास थ्रू नहीं किया जाएगा। ठीक है, ओके। अब इसलिए जो डीफाई हमारा जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंसिंग सिस्टम है, इसको कंट्रोल कौन करता है दोस्तों? जो लॉन्ग टर्म में तो यही इमेजिन किया गया है कि जैसे क्रिप्टो करेंसीज एक्सेट्रा हैं कि इनको इंडिपेंडेंट कर देना है, बिल्कुल इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करेंगी, किसी सरकार के तहत काम नहीं करेंगी। अगर आप बोले ना आप भारत में रहते हैं तो आप क्यों यूएस द्वारा जो सरकार द्वारा चलाई जाने वाली चीजों पर डिपेंडेंट रहें? आप कहेंगे कि हम यूजर जो डिपेंडेंट जो यूजर जिसको बताएं कि ये वैलिड है या नहीं, उस पर डिपेंडेंट रहेंगे आप। तो इसीलिए जो कम्युनिटी रहेगी पूरी यूजर्स की, वही बताएगी कौन सी चीज जायज है, वैलिड है, लेजिटिमेट है, लीगल है। ठीक है दोस्तों, ओके। अब सिमिलरली आप इसका जो पैरेलल सिस्टम है वो है जो सीफाई, सेंट्रलाइज फाइनेंस। क्रिप्टो में कैसे रहता है दोस्तों? क्रिप्टो में अब क्या हो रहा है, जैसे एक कंपनी आई जिसको हम बोलते हैं, जिसको ब्लॉकफी कहा गया, ठीक है, ब्लॉक फाइनेंस के नाम से फेमस हो गई वो, उसने उधार देना शुरू कर दिया। वो आपको ये बोल रही है कि आप आइए एंड अपने पैसे जमा कराइए क्रिप्टो करेंसीज में, क्रिप्टो करेंसी का अपना खाता खोल लीजिए, उसमें जमा कराइए, इंटरेस्ट भी मिलेगा आपको। नॉर्मल करेंसी में भी जमा करा सकते हैं, क्रिप्टो में आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, जैसे भारत सरकार ने गोल्ड में शुरू किया था कि गोल्ड जमा कराइए एंड अकॉर्डिंगली आपको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, गोल्ड की कीमत में या रुपए में, जैसे भी आप चाहें। ऐसे ही अब वो क्रिप्टो में भी आपको इंटरेस्ट देना शुरू कर चुके हैं एंड ये ट्रेडिशनल फाइनेंस को रिजेंबल करता है, सेंट्रलाइज फाइनेंस। इसमें अगर आप वही देखें तो जो हमारा है तो सब कुछ डीलिंग तो क्रिप्टो में हो रही है, लेकिन एक सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशन रहेगा जो बताएगा कि कौन सी चीज वैलिड है, कौन सी चीज नहीं। जबकि डिसेंट्रलाइज में हमने देखा कि यूजर्स ही ऑथेंटिकेट करते हैं कौन सी चीज सही है या कौन सी नहीं। ओके, एक और चीज जानते हैं दोस्तों, स्टेबल कॉइन। ठीक है, स्टेबल कॉइन अगर आप जो क्रिप्टो वगैरह में डील करते हैं आपको पता होगा। अदरवाइज दोस्तों जो आपके नॉर्मल जैसे बिटकॉइन रहता है, एथीरियम रहता है, ये सब जो सब चीजें हैं ये जो यूजर कम्युनिटी ओरिएंटेड ही चलती हैं। मार्केट में इनके प्राइस बहुत ऊपर नीचे रहते हैं, बहुत वॉलेटाइल रहते हैं। तो इसीलिए जो ये वॉलेटिलिटी की अगर हम बात करें तो क्रिप्टो करेंसीज में बहुत से लोग अभी भी कतराते हैं क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करने से। जो कंट्रीज डरती हैं कि हम क्रिप्टो को अपना करेंसी ना माने, क्योंकि पर्टिकुलरली वॉलेटिलिटी बहुत तंग करती है। एकदम से प्राइस चढ़ जाता है, एकदम से गिर जाता है, ओवरनाइट ही बहुत सारा पैसा लोगों का जो इवापोरेट हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए स्टेबल कॉइन्स क्या हैं? ये स्टेबल एसेट्स पर बेस्ड हैं कि स्टेबल एसेट की जो वैल्यू है वो उसी से ही हम अपनी वैल्यू डिराइव करेंगे। एंड क्योंकि सिंस स्टेबल एसेट जैसे आपका डॉलर हो गया, मल्टीपल तरह से होते हैं, 4 तरह के मैं आपको बताता हूं। ठीक है, इसीलिए जो अब इनकी जो वैल्यूज हैं बहुत रैपिडली नहीं चेंज होती, वॉलेटिलिटी कम रहती है कंपेयर्ड विद हमारी जो यूजुअल ब्लॉकचेन, हमारी जितनी भी करेंसीज हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए जैसे टीथर, यूएसडी कॉइन करके भी एक प्राइवेट एक कॉइन है। तो ये प्राइवेट एंटिटीज इशू करती हैं, सरकारें इशू नहीं करती। ठीक है, बात ध्यान देने वाली है। 4 तरह के हमारे पास स्टेबल कॉइन्स हैं। एक तो फिएट बैक्ड है। फिएट बैक्ड मतलब अगर यूएस डॉलर पे बेस मैंने कोई क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दी कि यूएस डॉलर ऊपर जाएगा तो ये करेंसी की वैल्यू ऊपर नीचे आए तो नीचे चली गई,
एंड देन क्रिप्टो बैक भी हो सकती हैं, कि क्रिप्टो बैक का मतलब है कि मैं जैसे अगर हो सकता है कि मैं बिटकॉइन पर बैक कर दूं या मैं इथेरियम पर बैक कर दूं कि उसकी वैल्यू ऊपर जाएगी तो अकॉर्डिंगली मेरी करेंसी की वैल्यू ऊपर नीचे जाएगी। देन कमोडिटी बैक भी हो सकती हैं कि जो मार्केट में हम कमोडिटीज एक्सचेंज करते हैं उसके पर भी हम अपनी वैल्यू कर सकते हैं। देन नॉन कोलैटरलाइज भी हो सकती हैं कि यूजुअली आप इसमें वॉलेटिलिटी कम रखते हैं, कैसे कि आप सिर्फ और जो इस पर डिमांड सप्लाई पर बेस्ड रखते हैं। डिमांड सप्लाई के जब बियॉन्ड चली जाती है, जैसे कि ऐसे हम दूसरी न्यूज आ जाती है जो आपको, जैसे फॉर एग्जांपल अभी इक्वाडोर की जो सरकार ने कहा कि वो बिटकॉइन को अपना रही है, 400 बिटकॉइन खरीद लिए उन्होंने, एंड बिटकॉइन को अपनाने के लिए कि हम जगह जगह तक चाहते हैं हमारे देश में सब बिटकॉइन यूज करें। सडनली बिटकॉइन की वैल्यू गिर गई। क्योंकि ऐसे क्यों गिरा? क्योंकि अब इक्वाडोरियन सरकार ने जब उसको जो मान्यता प्राप्त, जो एक सरकार ने उसको जब कहा अपना रहे वैल्यू बढ़नी चाहिए थी, गिर गई क्योंकि न्यूज पे ऐसे रिएक्ट किया लोगों ने। तो इसीलिए वॉलेटिलिटी बिल्कुल आर्बिट्ररी भी लगती है बहुत बार, ठीक है। तो इसीलिए अब वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ सप्लाई डिमांड में, अगर सप्लाई बढ़ेगी तो वैल्यू कम हो सकती है, डिमांड बढ़ेगी तो वैल्यू घट सकती है। अकॉर्डिंगली इसी प्रिंसिपल पे चलाएं तो हम उसको नॉन, जो यहां पे बोलते हैं कोलैटरलाइज्ड। ओके दोस्तों, सरकारें भी अपना कॉइन इशू कर सकती हैं, क्रिप्टो बेस्ड, सीबीडीसी कहा जाता है उसको, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। भारत सरकार भी कह चुकी है, चाइनीज सरकार, हमने इस पर डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है। आप सीबीडीसी स्लीपी क्लासेस करके सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, डिटेल्ड वीडियो है, 3 सीरीज में मैंने बनाया था उसको। ओके, वर्चुअल करेंसी पे वीडियो था वो। देखो दोस्तों, यहां पे जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारी जो पूरा, जैसे मान लीजिए अभी यूएस डॉलर की बात करें या भारतीय रुपए की बात करें, तो अभी सिस्टम कैसा होता है कि सेंट्रल बैंक है वो पैसा नोट छापता है एंड देन बैंक तक पहुंचता है, बैंक्स उसको जो आदान प्रदान करने में हेल्प करते हैं एंड एंड यूजर उसको यूज कर पाता है, ठीक है। जैसे भी कोई कंपनी उधार लेकर अगर कोई सीमेंट खरीदने जा रही है तो एंड यूजर तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए एंड यूजर तक सामान ऐसे पहुंचता है। लेकिन सीबीडीसीज क्या होंगी? सेंट्रल बैंक की जो कॉइन्स होंगे, सेंट्रल बैंक की जो डिजिटल करेंसीज होंगी, वहां पर जो डायरेक्टली वो कंप्यूटर कोड्स द्वारा ही जो चलित एक कंट्री, एक करेंसी है एंड डायरेक्टली यूजर्स तक पहुंचेगी वो। एंड भारत ने जैसे आरबीआई ने इस पर जैसे अपना रिसेंटली जो 21 जुलाई 2021 को एक डिटेल्ड एक नोट जारी किया कि सीबीडीसी पे उसका क्या फ्यूचर है वो अपना इमेजिन करता है। उन्होंने बोला कि सीबीडीसी एक लीगल टेंडर होगा। बात ध्यान देने वाली है, लीगल टेंडर, भारत सरकार उसको अप्रूव करेगी। भारत सरकार के जैसे रुपया रहता है वैसे ही प्रॉमिसरी एक वहां पर एक करेंसी रहेगी, ठीक है। लीगल टेंडर होगा, सेंट्रल बैंक इशू करेगा लेकिन डिजिटल फॉर्म में इशू करेगा एंड इसीलिए एक फिएट करेंसी जिसकी एक्सचेंजेबल वैल्यू होगी, फंजिबल है ना, ये वैल्यू होगी, एक्सचेंजेबल होगी, तो ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसकी फॉर्म डिफरेंट होगी, ठीक है, ये आपकी क्रिप्टोज में रहेगी, ठीक है। बाकी ये नोट मैं आपको यहां लगा दूंगा, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ था, मैंने इसका स्क्रीनशॉट लगा दिया। अदरवाइज आप आरबीआई एंड सीबीडीसी सर्च करेंगे, आपको पहला ही जुलाई 21 2021 का नोट देखिए, प्लीज पढ़िए, बहुत जबरदस्त बातें लिखी हैं। ओके, देन दोस्तों, ई रूपी, भारत ने भी ई रूपी की स्थापना करी। ई रूपी क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैं इंप्लॉयर हूं, मेरे साथ कुछ इंप्लॉइज काम करते हैं एंड मैं चाहता हूं कि उन इंप्लॉइज का जो भी मान लीजिए कि हेल्थ का खर्चा आता है, जो भी हेल्थ का खर्चा मैं उठाऊंगा, ठीक है, लेकिन मैंने उनको पैसा पकड़ा दिया, मैं चाहता हूं कि अरे ये हेल्थ पे ही खर्च करना, आप जाकर इसकी कोई मूवी मत देख लेना, ठीक है, लेकिन अब मुझे पता नहीं है कि वो कि अश्योर्ड नहीं है ना कि जाके उसकी मूवी देखेंगे कि नहीं देखेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने उनको इलेक्ट्रॉनिक यूपीआई वाले वाउचर्स इशू कर दिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल्स में जाके जब वो वाउचर्स दिखाएंगे तो ही जितनी कीमत का इलाज होगा, मान लीजिए आपने वैक्सीन लगवानी है या कुछ और भी करना है, तो आपने कोई और किसी तरह की हेल्थ सर्विस लेनी है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ वहीं पर ही आप उस वैल्यू को, उस वाउचर को भुगता सकते हैं। लेकिन सारा का सारा कौन सा है? यूपीआई इनेबल्ड, ठीक है, आपको कागज नहीं प्रिंट करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने क्यूआर कोड सेंड करना है। तो इसलिए यहां पे 2-3 बातें जो इंपॉर्टेंट है जानने वाली, वो बातें जान लेते हैं कि एक तो कैशलेस है एंड कॉन्टैक्टलेस है, कि कोई कैश नहीं पकड़ाना एंड कि ऐसा नहीं कि आपने किसी को पहले जाके मिलना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट नहीं, कॉन्टैक्टलेस है। और अपने एसएमएस स्ट्रिंग या क्यूआर कोड, दैट मींस जो हमारा यूएसएसडी होता है हमारा, दैट मींस अगर मोबाइल फोन में इंटरनेट नहीं है, जो *99# करके जो चलती हैं सर्विसेज, उस पर भी चलेगा। यूपीएससी सवाल पूछ चुका है इस पर। एंड ये पर्सन स्पेसिफिक है, जिस इंसान को मैंने इशू किया होगा सिर्फ वही जाके भुगता सकता है। एंड ये पर्पस स्पेसिफिक है कि हेल्थ के लिए इशू किया था, हेल्थ के लिए, बच्चे की फीस के लिए जमा किया था, फीस जमा हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें जो यूपीआई ने एंड इसमें कौन किसने डेवलप किया? एनपीसीआई दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं भारत में यूपीआई को जिसने जन्म दिया, यूपीआई को पूरा फंक्शनलाइज किया, उसी की मदद से ये चलाया जा रहा है। देन इंपॉर्टेंट है, हमसे सवाल पूछ सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी दोस्तों क्या है? ठीक है, एक ऑटोनमस बॉडी
जाके थोड़ा सा इसको जानिए, कौन इसका जो इसको लीड कौन करता है, सीईओ कौन होता है, एटसेट्रा। सवाल पूछा जा चुका है एंड पूछा जा सकता है आगे भी। ठीक है दोस्तों, तो ई रूपी बात जानने वाली क्या है, बस पर्सन स्पेसिफिक एंड पर्पस स्पेसिफिक है। जो भी पर्पस के लिए आपको वाउचर मिलेगा, एक तरह से एक प्रीपेड वाउचर है जो यूपीआई द्वारा आपको पहुंचाया जा रहा है, दैट्स इट। ठीक है दोस्तों, तो जैसे हम अपने प्रीमिक्स में करते हैं ना कि आपको, जैसे आप प्रीमिक्स में जो भी सबसे पहले सही जवाब देता है रिवीजन का, उसको 500 रुपए मिलते हैं। जिसके नाम पे ईमेल आईडी पे इशू होते हैं वही उस ईमेल आईडी पे ही यूज कर सकता है। वो पर्सन स्पेसिफिक है, पर्पस स्पेसिफिक नहीं है। मान लीजिए हम बोलेंगे सर इससे बुक्स खरीद सकता है, तो वो हमारा ई रूपी बन जाएगा एक तरह से कि सिर्फ बुक्स ही खरीदी जा सकती हैं उससे, दैट्स इट। गेटिंग इट? तो ये यूपीआई की मदद से अब एक हमने इंस्ट्रूमेंट क्रिएट कर दिया, ई रूपी उसका नाम दिया। बहुत सरल है, बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, ओके। देन दोस्तों रिवीजन कीजिए, प्री नजदीक आता जा रहा है। रिवीजन की हमारी सीरीज शुरू हो चुकी है, 50 टॉपिक कवर करने हैं हमने टॉपिक वाइज, मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज आपको बताया। ठीक है, जो 3 हफ्ते में कवर होंगे। एंड देन आप हमारे जो स्टैटिक एंड करंट के क्रैश कोर्स से भी चीजें फटाफट कवर कर सकते हैं। हमारे सेक्शनल टेस्ट भी आप ले सकते हैं एंड बहुत सारा सामान अवेलेबल है प्री ओरिएंटेड। लास्ट के कुछ हफ्ते हैं अभी, इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा जो फोकस होके एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक अपनी तैयारी को जो लेवल रेज कर सकते हैं। ओके, देन बाकी बैच 5 के हमारे कोर्सेज लॉन्च हो चुके थे एंड उसकी अभी एडमिशंस थोड़ा बंद हो गई हैं। ठीक है, जो उसमें हमारे पूरे साल का कोर्स रहता है, पीसीएम, देन सोशियोलॉजी, पॉल साइंस एंड एसए का कोर्स रहता है, कॉम्बिनेशन भी अवेलेबल। देन एक और बात जो इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल कोर्सेज भी आप जो खरीद सकते हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो बस यही था आज का हमारा वीडियो। 7 क्रिप्टो रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स ही प्रीलिम्स में काम आ सकती हैं दोस्तों। बस जाते जाते मैं आपको ये कहूंगा कि लास्ट का कुछ अभी जो टाइम है, इसमें कुछ चीजें ऐसे अगर आप जान लें कि आपको अगर 5 या 10 सवाल भी एक्स्ट्रा सॉल्व करवा के दोस्तों 1 साल बच सकता है हमारा। एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं, मेहनत करते हैं। ऑलराइट, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, मेहनत कीजिए आप। ऑलराइट, चलिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।